नैनो परियोजना की स्थापना का नया केंद्र साणंद। पश्चिमी बंगाल में काफी समय और साधन गंवाने के बाद टाटा ने गुजरात में अहमदाबाद के निकट साणंद में अपनी लखटकिया कार नैनो परियोजना स्थानांतरण करने की घोषणा कर दी। इस परियोजना पर 2000 करोड़ रुपए खर्च होने थे, लेकिन उसके साथ साथ समय पर कार की डिलीवरी करने के लिए उसे फिलहाल किसी अन्य केंद्र से उत्पादित करने का फैसला किया गया। ये अलग बात है कि इस घोषणा से पहले गुजरात सरकार तथा टाटा प्रतिनिधियों के बीच गुपचुप वार्ता का दौर चला। अंततः राज्य के उद्योग सचिव और टाटा मोटर्स के प्रबंध निदेशक के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रभावी भूमिका का योगदान भी रहा, जिन्होंने 1000 एकड़ अच्छी स्थिति वाली भूमि का तेजी से आवंटन सुनिश्चित किया। स्वयं रतन टाटा ने इसके लिए आभार प्रकट किया। टाटा मोटर्स के साथ ही लगभग 60 वेंडरों ने भी नैनो उत्पादन कार्य में सहयोगी की भूमिका अदा करने के लिए साणंद का रुख किया। अब ये तय हो गया कि टाटा नैनो का बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उत्पादन साणंद गुजरात में लगाई जा रही फैक्ट्री से होगा। इस बीच पंतनगर संयंत्र में अपेक्षाकृत न्यून स्तर पर नैनो का उत्पादन आरंभ हो गया, जहां अंक ट्रक की कुछ उत्पादन लाइनों को नैनो उत्पादन के अनुरूप परिवर्तित किया गया। इसी तरह टाटा मोटर्स के पुणे संयंत्र में भी निर्धारित समय पर बाजार में नैनो का प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु कुछ उत्पादन लाइनों पर काम शुरू कर दिया गया। साणंद संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 2,50,000 इकाई होगी, जिसे बाद में बढ़ा दिया जाएगा। नैनो मॉडल भारत मानक 2nd, 3rd और 4th के अनुरूप होगी, जो यूरोपीय मानक 2nd, 3rd और 4th के अनुरूप है, तथा इसे 3 मॉडलों में मार्केट में उतारा जाना सुनिश्चित हुआ। नैनो का बाजार में प्रवेश। रतन टाटा की टाटा मोटर्स ने सारी चुनौतियों से पार पाते हुए अंततः जुलाई 2009 में नैनो को सड़क पर उतार दिया। जब इसके पहले ग्राहक को कार की चाबी सौंपी गई, नैनो के पहले 3 ग्राहकों में से एक अशोक रघुनाथ को चेयरमैन रतन टाटा ने स्वयं अपने हाथों कार की चाबी सौंपी। ये नैनो LX मॉडल की सिल्वर कलर की थी। सिंगूर विवाद के कारण बहुमूल्य समय के नष्ट हो जाने के बावजूद समय पर ग्राहकों को कार सौंपने की प्रक्रिया का शुरू होना नैनो और टाटा मोटर्स दोनों के लिए एक शुभ लक्षण था। नैनो, कुछ तथ्य, तकनीकी तथा अन्य विशेषताएं। रियर व्हील ड्राइव, 2 सिलेंडर 623 सीसी रियर इंजन, 33 PS कार, सिंगल बैलेंसर शाफ्ट। ईंधन खपत 4.55 लीटर प्रति 100 किलोमीटर। लंबाई 3.1 मीटर। ऊंचाई 1.6 मीटर। चौड़ाई 1.5 मीटर। सेफ्टी, ऑल शीट मेटल बॉडी, इंट्रूजन रेजिस्टेंट डोर्स, सीट बेल्ट, ट्यूबलेस टायर्स। कार ने फुल फ्रंटल क्रैश तथा साइड इम्पैक्ट क्रैश मानकों को सफलतापूर्वक पास किया है। पर्यावरण के अनुकूल। भारत में बनाए जा रहे दुपहिया वाहनों से प्रदूषण का स्तर कम। उच्च ईंधन क्षमता के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी। मानक स्तर, भारत स्टेज 3rd तथा यूरो 4th उत्सर्जन स्तर। सरकार द्वारा वाहन रोड पर उतारने हेतु निर्धारित सभी मानकों को नैनो ने सफलतापूर्वक पास किया है। नैनो के 3 मॉडल होंगे। पहला स्टैंडर्ड मॉडल, 2 हायर एंड मॉडल्स जिनमें एयर कंडीशनर फिट होंगे। इन तीनों प्रारंभिक मॉडलों का RCX 600 किलोग्राम तथा LX का क्रमशः 615 और 635 किलोग्राम होगा। नैनो यूरोप को सन 2011 तक बाजार में उतारे जाने की संभावना है। रतन टाटा, सौम्य और गरिमामय व्यक्तित्व। रतन टाटा को उनकी सौम्यता और विनम्रता के लिए भी जाना जाता है। उनकी गणना विश्व के प्रमुख व्यवसायियों में की जाती है, लेकिन अभिमान उन्हें छू तक नहीं पाया। वे अविवाहित हैं और समस्त टाटा परिवार उनके लिए परिवार जैसा ही है। इस परिवार के साथ समान में उन्हें अपने व्यक्तिगत परिवार के लिए समय निकालना मुश्किल होता, लेकिन उन्होंने अलग से परिवार बसाने के बजाय संपूर्ण टाटा साम्राज्य को ही परिवार समझकर उसकी परवरिश की है। अपने ऑफिस जाने के लिए वे स्वयं ही अपनी कार ड्राइव करते हैं। अपनी लंबी व्यावसायिक प्रकृति की यात्राओं पर भी वे अकेले ही निकल जाते हैं। उन्हें ज्यादा तामझाम पसंद नहीं है। भारत में वे अपना विमान स्वयं ही उड़ाना पसंद करते हैं। वे एक कुशल पायलट भी हैं।
सन 2007 में एयरो इंडिया प्रदर्शनी में उन्होंने लड़ाकू विमान F-16 और बोइंग F-18 में सह पायलट के रूप में उड़ान पर जाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। अपने मातहतों के साथ उनका व्यवहार कोमलता से परिपूर्ण होता है। अधीनस्थ भी उन्हें स्नेह और इज्जत की नजर से देखते हैं। व्यक्तिगत जीवन में वे पक्के इरादे वाले निडर व्यक्ति हैं। उन्हें झुकाना संभव नहीं क्योंकि वे धुन के पक्के हैं। खतरों के प्रति वे आगाह रहते हैं, लेकिन उनसे डरकर अपना रास्ता नहीं बदलते। चुनौतियां स्वीकार करना उनका स्वभाव है। उन्होंने टाटा ग्रुप को वैश्विक परिदृश्य पे एक व्यावसायिक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है। सन 2003 के बाद तो उन्होंने एक के बाद एक अधिग्रहणों और व्यावसायिक समझौतों की जैसे झड़ी सी लगा दी है। उन्होंने दक्षिण कोरिया की डेब्यू मोटर्स से उसकी ट्रक निर्माण इकाई खरीद ली। इंडोनेशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान का मामला हो या सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की स्टील मिलों का, उनके पांवों की धमक सब जगह गूंज रही है। इसके अलावा उन्होंने न्यूयॉर्क के पियरे, बोस्टन का रिट्ज कार्लटन तथा सैन फ्रांसिस्को के कामकेन प्लेस पर अपने इंडियन होटल्स ग्रुप के माध्यम से नियंत्रण पा लिया। सन 2004 में उन्होंने रायको इंटरनेशनल अंडर सी टेलीकॉम केबल्स को $13 करोड़ में खरीद लिया। इस तरह टाटा ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय कॉल वाहक के रूप में विश्व में चोटी पर जा पहुंचा। ब्रिटिश इंजीनियरिंग फर्म इनफैट इंटरनेशनल की खरीद के साथ ही टाटा टेक्नोलॉजीज अमेरिकी ऑटो और ऑटो स्पेस कंपनियों के लिए आउटसोर्स्ड इंडस्ट्रियल डिजाइन के क्षेत्र में एक बड़ा आपूर्तिकर्ता हो गया है। इसके बाद डच ब्रिटिश स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण कर अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। एक ही झटके में टाटा स्टील ने अपने तैयार उत्पाद में वृद्धि प्राप्त कर ली तथा अमेरिका और यूरोप के ऑटो निर्माताओं तक पहुंच बना ली है। इसके साथ ही अपनी क्षमता में 5 गुना वृद्धि दर्ज की। सूचीबद्ध टाटा कंपनियों की बाजार कीमत $12 अरब से $62 अरब तक पहुंच चुकी है। इसी प्रकार ग्रुप की बिक्री तथा लाभ के स्तर में भी उछाल आया है और ये क्रमशः $29 अरब और $2.8 अरब का आंकड़ा पार कर गया है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कुल बिक्री का 75% राजस्व जुटाती है। जगुआर लैंड रोवर ब्रांड की खरीद के साथ ही लग्जरी कार मार्केट में टाटा ने अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई है। दुनिया की सबसे कम कीमत की कार का निर्माण कर उन्होंने अपनी कुशलता तथा दूरदृष्टि का एक नया आयाम पेश किया है। भविष्य में उनकी नजर अमेरिकी वैमानिकी पर भी है। उन्होंने अमेरिकी कंपनी सिकोर्स्की से हैदराबाद में हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाना लगाने का समझौता किया है। रतन टाटा चाहते हैं कि टाटा कंपनियां ये सिद्ध करें कि वे विकसित देशों की कंपनियों से टक्कर ले सकती हैं तथा तेजी से उभरते हुए बाजारों में डटे रह सकती हैं। इसके साथ ही वे सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी पूरी तत्परता से कर रहे हैं। टाटा ग्रुप जन कल्याणकारी कार्यों में भी समर्पण भाव से जुटा है। ये कार्य वो अपने विविध ट्रस्टों के माध्यम से कर रहा है। टाटा सन्स के लगभग 66% शेयर इन चैरिटेबल ट्रस्टों के पास है। टाटा ने सीमांत व्यावसायिक कंपनियां जो कॉस्मेटिक्स, पेंट्स और सीमेंट के व्यवसाय से जुड़ी थीं से किनारा कर रिटेल, टेलीकॉम, बायोटेक और अन्य क्षेत्रों में प्रवेश किया और कई क्षेत्रों में काफी अच्छी पैठ बना ली। आज टाटा ग्रुप में लगभग 100 कंपनियों और 300 अनुषंगी हैं जो 40 व्यवसायों में व्यवसायरत हैं। होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स और टाटा इंडस्ट्रीज के सीमित कर्मचारियों के माध्यम से ग्रुप एक सूत्र में पिरोया हुआ है। ये दोनों होल्डिंग कंपनियां रतन टाटा के चेयरमैनशिप में कार्य कर रही हैं। ये 2 कंपनियां ही रणनीतिक दृष्टि और टाटा बेस्ड पर नियंत्रण का कार्य करती हैं। यही बड़े समझौतों में मदद भी करती हैं। रतन टाटा द्वारा स्थापित ग्रुप कॉर्पोरेट ऑफिस का माध्यम बॉम्बे हाउस भी अपनी छाप इन कंपनियों पर छोड़ता है। टाटा कंपनीज के 9 वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव टाटा कंपनी के बोर्ड के सदस्य हैं जो कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। मुख्य कार्यकारी के रूप में रतन टाटा बड़े समझौतों में भाग लेते हैं। कोरस समझौते में रतन टाटा की भूमिका अग्रगण्य थी। ये एक बड़े स्तर का कार्य तथा इसमें लगने वाली धनराशि भी काफी बड़ी थी। फिर भी रतन टाटा ने उत्साहवर्धन किया। उनको अपने आप तथा अपने ग्रुप पर विश्वास था। टाटा स्टील कंपनी स्थापना की जगहों के आसपास के लगभग 800 गांवों पर सालाना लाखों रुपए खर्च करती है, जो शिक्षा, व्यवसाय और कृषि विकास जैसी परियोजनाओं पर खर्च किए जाते हैं। सन 1908 में बसाए गए जमशेदपुर में आज लगभग 7 लाख लोग रहते हैं, जिसमें टाटा के कर्मचारियों की संख्या मात्र 20,000 के आसपास है।
इसके बावजूद टाटा स्टील ने शहर की सभी सार्वजनिक सुविधाओं और स्कूलों का बोझ अपने कंधे पर उठा रखा है। रतन टाटा शांत प्रकृति के व्यक्ति हैं। प्रचार प्रसार से सदा दूर बिना लोगों का ध्यान आकर्षित किए वे खामोशी से अपना काम कर रहे हैं। दुनिया भर में वे कंपनी और ब्रांड खरीद रहे हैं। इस तरह उन्होंने एक पारिवारिक ग्रुप को आज एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में तब्दील कर दिया। जुलाई 2009 में जब अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन भारत आईं तो 26/11 के आतंकवादी हमलों के शिकार लोगों के प्रति उन्होंने वहां रखी संवेदना पुस्तिका में अपने उद्गार व्यक्त किए। ताज होटल में ही उन्होंने चुने हुए भारतीय उद्योगपतियों तथा व्यवसाय जगत की कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों से आपसी हित के मामलों पर चर्चा की। इस बैठक में मेजबान की भूमिका रतन टाटा ने निभाई थी। ऐसे हैं रतन टाटा। मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी हमले को भला कौन भूल सकता है। जब 10 आतंकवादी भारतीय समुद्री सीमा पार कर मुंबई में घुसे और कई स्थानों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर तमाम लोगों को मार दिया, लेकिन कई लोगों को संभवतः ये पता नहीं होगा कि टाटा समूह ने इस हमले से प्रभावित अपने कर्मचारियों के लिए क्या क्या किया। टाटा समूह ने होटल बंद रहने के दौरान अपने यहाँ अस्थायी कर्मचारियों के तौर पर एक दिन भी काम करने वाले कर्मचारी समेत सभी श्रेणी के कर्मचारियों को ऑन ड्यूटी माना। होटल बंद रहने के दौरान कर्मचारियों की तनख्वाह मनी ऑर्डर द्वारा भेजी गई। इतना ही नहीं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के सहयोग से जरूरतमंदों को काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक मनोचिकित्सीय इकाई की भी स्थापना की गई। जिम्मेदारी थी कि वो कर्मचारी द्वारा चाही गई हर मदद के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस की तरह काम करें। रतन टाटा इस हमले में घायल या मृतक 80 कर्मचारियों के परिवारों से खुद जाकर मिले। रतन टाटा ने कर्मचारियों के इन परिजनों और आश्रितों से खुद पूछा कि वे उनसे किस तरह की मदद की अपेक्षा रखते हैं। 20 दिनों के रिकॉर्ड समय में टाटा समूह ने कर्मचारियों की मदद के उद्देश्य से एक ट्रस्ट गठित किया। इसमें अनूठी बात यह थी कि हमले से प्रभावित दूसरे लोगों जैसे कि रेलवे कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, फुटपाथ पर चलने वाले लोगों जिनका टाटा से कोई वास्ता तक नहीं था, उन्हें भी मुआवजे के दायरे में लाया गया। इस हमले के दौरान अपनी रोजी रोटी का जरिया खो चुके कई वेंडरों को टाटा द्वारा हाथ ठेले उपलब्ध कराए गए। रतन टाटा समेत तमाम सीनियर मैनेजर लगातार 3 दिनों तक मृतकों लोगों की अंतिम यात्रा में व्यस्त रहे। ये वाकई बहुत भयावह दौर था। अपने हर मृतक कर्मचारी के संदर्भ में नीचे पेश की गई सुविधाओं समेत टाटा के भुगतान का आंकड़ा 36 से 85 लाख रुपए तक बैठता है। परिजनों और आश्रितों को कर्मचारी के आखिरी वेतन के बराबर आजीवन रकम, दुनिया में कहीं भी आश्रितों और बच्चों की शिक्षा का पूरा जिम्मा उठाना, पूरे परिवार और आश्रितों को आजीवन चिकित्सा सुविधा, तमाम कर्ज और अग्रिम भुगतान माफ, भले ही ये कितनी बड़ी रकम हो, हर व्यक्ति के लिए आजीवन काउंसलिंग की सुविधा। फंडा ये है कि यदि आप अपने कर्मचारियों की परवाह करेंगे तो कर्मचारी भी आपके उत्पाद के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। कर्मचारियों का हित सोचने वाली कंपनियों को उन्हें रोके रखने जैसी समस्या से कभी दो चार नहीं होना पड़ता।